Hello my dear students, today we are going to start the topic theoretical probability distribution. Basically theoretical probability distribution are three types. First is binomial, second is Poisson distribution, third is normal distribution. बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस हैं. ऑलरेडी मैं रैंडम वेरिएबल आपको क्लास में पढ़ा चुका था. रैंडम वेरिएबल आपको पता है, रैंडम वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट टाइप का और कंटिन्यूअस टाइप का. तो अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा तो उस केस में दो डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल होंगे, बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. जब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा तो हमारे पास कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल होगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो टोटल हमारे पास तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल. First two binomial Poisson are the case of discrete random variable and the last one is normal distribution which is the case of continuous random variable. ठीक है, तो ये किसका केस होगा? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट कर रहे हैं. पहला केस ले लेते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट का केस है तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कंसीडर करेंगे. लेट एन बी द इंडिपेंडेंट ट्रायल्स इन एन एक्सपेरिमेंट. लेट एन बी द इंडिपेंडेंट ट्रायल्स इन एन एक्सपेरिमेंट. मान लीजिए हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें हम एन ट्रायल्स कर रहे हैं, एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स कर रहे हैं. लेट कैपिटल एक्स बी द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. कैपिटल एक्स क्या है? वहां पर एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जो किसको डिनोट कर रहा है? विच डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स. यानी जो हम एन ट्रायल्स परफॉर्म कर रहे हैं उनमें कितनी हमें सक्सेस मिल रही है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल एक्स से, रैंडम वेरिएबल से. लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड क्यू बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. मान लेते हैं कि पी कोई एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और क्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ए सिंगल ट्रायल. किसी भी एक सिंगल ट्रायल में सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी पी है और फेलियर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्यू है. तो ऑब्वियसली आपको पता है पी प्लस क्यू क्या होता है? 1 होता है. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल टू 1. ठीक है, इस तरीके से हम लिखते थे. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर्थ सक्सेस इन एन ट्रायल्स. मान लेते हैं कि हमने कोई 10 ट्रायल परफॉर्म किए और मैं आपसे कहता हूं कि 10 में से 5 में सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है. तो वैसा ही कुछ है, मान लीजिए हमने एन ट्रायल्स परफॉर्म किए हैं और आर सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है. तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इन एन ट्रायल्स कैन बी गिवन बाई पी एक्स इज इक्वल टू आर. यानी कि एक्स को क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ सक्सेस को. तो वो कितनी पूछी जा रही है? आर पर. तो कैसे देंगे? एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर where p is the probability of success and q is the probability of failure. n number of trials, r is number of success. ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी आर इज इक्वल टू एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर वेयर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. तो आप पी एक्स इज इक्वल टू आर लिखिए या पी आर लिखिए, दोनों नोटेशन सेम है, बाकी फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है. दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. इसके अंदर कंडीशन क्या होनी चाहिए? आपको ये पहले से पता है, सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए और सारी प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 या ग्रेटर देन 0. इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं आती. ये आपको पहले से पता है कि कोई प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. ठीक है, या तो प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है या कोई 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है. और सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. क्लियर है? अब इसमें इस तरीके का सिचुएशन आने पर कई बार एक नोट में आपको बता रहा हूं, इस तरीके की भी कंडीशन बन जाती है. मान लीजिए इफ एन ट्रायल्स परफॉर्म इन एन एक्सपेरिमेंट एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज रिपीट कैपिटल एन टाइम्स. दोबारा से समझिए, मान लीजिए किसी एक्सपेरिमेंट में एन ट्रायल्स हम कर रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि एक बच्चे को मैंने कोई 10 क्वेश्चन करने के लिए कहा, और एक बच्चा उस 10 क्वेश्चन को कर रहा है, यानी वो कितने ट्रायल्स कर रहा है? 10 कर रहा है. और एक क्लास में सपोज 60 बच्चे हैं, तो 60 बच्चे उस ट्रायल्स को कर रहे हैं, तो उसको क्या बोल देंगे हम? कैपिटल एन. यानी कि हर बच्चा 10 क्वेश्चन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रायल्स. और कितने बच्चे उसको परफॉर्म कर रहे हैं? 60 बच्चे. तो 60 बच्चे उसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल एन. तो इफ एन ट्रायल्स परफॉर्म इन एन एक्सपेरिमेंट एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज रिपीट कैपिटल एन टाइम्स, then the binomial distribution is given by NPR. N यानी कि number of times experiment should be repeated. कैपिटल एन यहाँ पर डिनोट करेंगे. पी आर क्या होगा? पी आर आपका एज यूजुअल होगा जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर. पी आर इज इक्वल टू दिस. तो ध्यान से देखिए एन पी आर. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखेंगे? एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली में 3 बच्चे हैं और ऐसी 500 फैमिली हैं जिनके पास 3 बच्चे हैं. तो बेटा एक फैमिली में कितने बच्चे हैं? 3. तो स्मॉल एन कितना हो गया? 3. और
ऐसी कितनी फैमिली है जिनके पास 3 बच्चे हैं? 500। तो कैपिटल एन कितना हो गया? 500। ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, अब एक क्वेश्चन को हम डील करते हैं। इफ 10% बोल्ट्स आर प्रोड्यूस बाय ए मशीन आर डिफेक्टिव। मान लेते हैं कि 10% बोल्ट प्रोड्यूस बाय ए मशीन, कोई मशीन है जो बोल्ट बनाती है, वो कितने परसेंट डिफेक्टिव बोल्ट्स बना रही है? 10%। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 बोल्ट्स चूजन एट रैंडम, हमने कोई 10 बोल्ट का एक सैंपल उठाया रैंडमली, 1 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव, नन ऑफ द बोल्ट विल बी डिफेक्टिव, एट लीस्ट 2 बोल्ट्स विल बी डिफेक्टिव। ये आपको प्रोबेबिलिटीज बतानी है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखने के टाइम आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ ट्रायल्स स्मॉल एन, हम कितने बोल्ट चूज कर रहे हैं? 10 बोल्ट चूज कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव वाली क्या है? 10%। ठीक है, 10% को हम कैसे लिख सकते हैं? 10/100, तो 1/10 टाइप से। तो ऑब्वियसली Q क्या हो जाएगा? नॉन डिफेक्टिव हो जाएगा अगर Q की बात करें। और वो कैसे निकालेंगे हम? 1 - P करके, क्योंकि आपको पता है P + Q = 1, तो ऑब्वियसली Q = 1 - P आप लिख पाएंगे। तो Q = 1 - P, 1 - P यानी 1 - 1/10, तो इट मीन्स 9/10। ठीक है, ये कुछ वैल्यू बन गई। अब हमें भी पता है कि हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखते थे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन PR हम कैसे लिखते थे? NCR P⁻R Q⁻n-R। अब हमें भी पता है कि n की वैल्यू क्या है बच्चे? PR = n की वैल्यू है 10, CR P की वैल्यू क्या है? 1/10 पावर R, Q की वैल्यू क्या है? 9/10 पावर n-R, n का मतलब 10 - R। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। ठीक है, वेयर ध्यान रखना है आपको, P + Q = 1, 1/10 + 9/10, 10/10 दैट इज इक्वल टू 1। इस तरीके से वैल्यू बनेगी। इसको आगे डील कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव। तो 1 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे इसी को आगे सोल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट केस लेते हैं, 1 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव। ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है? 1 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव, यानी कि 10 में से 1 बोल्ट डिफेक्टिव होगा, उसके लिए प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो R की वैल्यू क्या होगी? 1, यानी 1 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव। तो जरा इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट। जरा फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, R को 1 रखेंगे तो P1 कैलकुलेट करेंगे, वो क्या बनेगा? 10C1, R की वैल्यू 1 रख रहे हैं, 1/10 पावर 1 और 9/10 पावर 10 - 1। इस तरीके से आप लिख पाएंगे। तो बच्चे ये क्या बनेगा? ये वैल्यू बनेगी। सो 10C1 को हम क्या लिख सकते हैं? 10। ये वैल्यू बनेगी 1/10। जैसे 10C1 को हम लिख सकते हैं 10, 1/10 की पावर 1 को 1/10, और ये 9/10 पावर होल पावर 9। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी 9/10 पावर 9। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था? नन ऑफ द बोल्ट विल बी डिफेक्टिव, यानी एक भी बोल्ट आउट ऑफ 10 में डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने 10 बोल्ट का ही तो एक सैंपल उठाया है, तो 10 में से एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो नंबर 2 हम ले लेते हैं। नंबर 2 में क्या लिखेंगे? केस 2, नन ऑफ द बोल्ट विल बी डिफेक्टिव। कोई भी बोल्ट डिफेक्टिव नहीं होगा, तो उस केस में R की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो फिर वापस इस इक्वेशन पर आ जाइए, इक्वेशन नंबर 1। इसमें R को 0 रख लेते हैं। तो R को 0 रखने का मतलब क्या होगा? जैसे इधर देखिए, R = 0, तो 10C0, 1/10 पावर 0, 9/10 पावर 10 - 0। इस तरीके से लिखेंगे। तो वैसे ही शुरू करते हैं। सो P0 = 10C0, 1/10 पावर 0 और 9/10 पावर 10 - 0। इस तरीके से आप लिखेंगे। तो 10C0 1 होगा, 1/10 0 भी 1 होगा, क्योंकि किसी की भी पावर 0 लेंगे 1 ही बनेगा। और ये क्या बनेगा? 9/10 पावर 10। तो वैल्यू बनती है 9/10 पावर 10। ठीक है, अब ये थर्ड वाला केस ले लेते हैं, केस नंबर 3। थर्ड वाला केस क्या है बेटा? एटलीस्ट 2 बोल्ट्स विल बी डिफेक्टिव, कि कम से कम 2 बोल्ट डिफेक्टिव होने चाहिए आउट ऑफ 10। 10 में से कम कितने बोल्ट डिफेक्टिव होने चाहिए? 2, कम से कम 2। ठीक है, तो
एटलीस्ट नहीं बेटा, ये क्या होगा, एटमोस्ट 2 होगा, ये चेंज कर लीजिए, ये क्वेश्चन में होगा एटमोस्ट 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2। ठीक है, एटमोस्ट 2 वोल्ट्स विल बी डिफेक्टिव, एटमोस्ट 2 वोल्ट्स विल बी डिफेक्टिव। तो हमें क्या लिखेंगे, एटमोस्ट 2 वोल्ट्स विल बी डिफेक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा 2, यानी कि मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, पी आर लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, 2 या 2 से कम, क्योंकि एटमोस्ट 2 ज़्यादा से ज़्यादा 2 बोला है, तो 2 या 2 से कम होने चाहिए। एटमोस्ट 2 का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, यानी कि 2 या 2 से कम। तो 2 या 2 से कम, तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 2 होनी चाहिए या 2 से कम होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, आर लेस देन इक्वल टू 2, या तो इक्वल टू हो या 2 से छोटी हो। तो इसके अंदर कौन कौन से केस आ जाएंगे, 0 वाला केस आ जाएगा, 1 वाला केस आ जाएगा और 2 वाला केस आ जाएगा। अब आपको पता है, ये तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, P0 ऑलरेडी हमने अभी कैलकुलेट किया था 9/10। P1 की बात करें तो P1 भी हमने कैलकुलेट किया था 9/10 पावर 9। ठीक है, P1 भी कैलकुलेटेड है, P0 भी कैलकुलेटेड है, बस हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, P2 की। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। नाउ कैलकुलेट P2। P2 के लिए आप फिर से इस इक्वेशन पर आ जाइए। P2 के लिए क्या करना पड़ेगा, R को 2 रखना पड़ेगा, 10C2 1/10 2 9/10 पावर 10-2। इस तरीके से हम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे बच्चे, इसको लिखेंगे हम, ध्यान से देखिए, इसको लिखेंगे 10C2 1/10 पावर 2 और 9/10 पावर 10-2, इस तरीके से लिखेंगे। तो सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 45, क्योंकि 10 इंटू 9/2 बनेगा, तो दैट इज 9 इंटू 5, दैट इज 45। तो ये वैल्यू बनती है, और ये बनता है 1/10 पावर 2 और ये बनता है 9/10 पावर 8। तो दिस इज P2। तो यहाँ से फिर से हम स्टार्ट करते हैं, पी आर लेस देन इक्वल टू 2 इक्वल टू P0। P0 की वैल्यू क्या थी बेटा, 9/10। तो हम यहाँ लिखेंगे 9/10 पावर 10 प्लस P1 की वैल्यू क्या थी, 9/10 पावर 9। तो P1 के लिए लिखेंगे 9/10 पावर 9 प्लस P2 के लिए हमारे पास वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई है, 45 1/10 पावर 2 और 9/10 पावर 8। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कुछ बनेगी 0.92908। ठीक है, ये वैल्यू कुछ आएगी। तो इस तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा। देखिए सेम टाइप से एक और क्वेश्चन है, देखिए इसको एक बार। द प्रोबेबिलिटी दैट ए बल्ब प्रोड्यूस बाय ए फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर यूज ऑफ 150 डेज इज 0.05। यानी कि एक बल्ब जो किसी फैक्ट्री में बना है, उसके फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी 150 दिनों में उसके फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.05 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 5 बल्ब्स, यानी हमने एक सैंपल लिया 5 बल्ब्स का, उन 5 बल्ब में से क्या चेक करना है, नन ऑफ द बल्ब विल बी फ्यूज आफ्टर 150 डेज, एटलीस्ट 1 बल्ब विल बी फ्यूज आफ्टर 150 डेज, मोर देन 1 बल्ब विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज, एटलीस्ट 1 बल्ब विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज। तो इस तरीके से आपको ये चारों क्वेश्चंस बताने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम n की बात कर लेते हैं, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी 5 हमें बल्ब दिए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है हमें 0.05, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5/100, इट मीन्स 1/20। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो Q क्या हो जाएगा, 1 - P हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर वाली। तो उसको 1 - 1/20 करके निकालेंगे, तो दैट इज 19/20। इस तरीके से आप लिख पाएंगे। जैसे केस 1 ले लेते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है, नन ऑफ द बल्ब विल बी फ्यूज आफ्टर 150 डेज, यानी कि हम लिखेंगे नन ऑफ द बल्ब्स विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज। ठीक है, आफ्टर 150 डेज। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना चाहिए था। फॉर्मूला क्या बनेगा, पी आर इज इक्वल टू NCR, यानी 5CR। पी का मतलब 1/20
पावर r और q यानी 19/20 पावर 5 माइनस r। ये सपोज इक्वेशन 1 है, इसको यूज करना है इक्वेशन 1 को। तो नन ऑफ द बल्ब विल बी फ्यूज इन 150 डेज, इट मीन्स r इज इक्वल टू 0। तो p0 कैसे कैलकुलेट होगा बच्चे, 5c0 1/20 पावर 0 और 19/20 पावर 5 माइनस 0। इस तरीके से हम लिख पाएंगे। 5c0 की वैल्यू क्या होती है 1, 1/20 पावर 0 की वैल्यू भी क्या बनेगी 1 और 9/20 होल पावर 5, तो ये बनेगा 19/20 पावर 5। तो P0 की वैल्यू कुछ आ गई 19/20 पावर 5। दूसरे वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एटलीस्ट वन बल्ब विल बी फ्यूज आफ्टर 150 डेज। तो एटलीस्ट वन पहले लिख लेते हैं, एट लीस्ट वन बल्ब विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज। ठीक है, आफ्टर 150 डेज। तो एटलीस्ट वन बल्ब विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, एटलीस्ट वन को हम कैसे लिखेंगे, कम से कम एक। तो ज्यादा से ज्यादा तो पांचों भी हो सकते हैं, ध्यान से रखिए 5 बल्ब है हमारे पास, पांचों में से कम एक की बात हो रही है। तो यानी r लेस देन इक्वल टू 1, r लेस देन इक्वल टू 1 की बात हो रही है, एटलीस्ट 1। ठीक है, r लेस देन इक्वल टू 1 यानी कि r की वैल्यू या तो 1 हो या 1 से एटलीस्ट 1 कुछ इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, एटलीस्ट 1 लिखा जाएगा PR ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस तरीके से। यानी कि एक या एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा कैसे लिख सकते हैं बच्चे, हम एटलीस्ट 1 को कैसे लिख सकते हैं, एटलीस्ट 1, ये एटलीस्ट 1 है, ये भी एटलीस्ट 1 है। चलिए इसको एटमोस्ट कर लेते हैं, लास्ट वाले को एटमोस्ट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, पहले वाला नन ऑफ द बल्ब है, दूसरे वाला एटलीस्ट 1 है, तीसरे वाला मोर देन 1 है और चौथे वाले अभी एटलीस्ट ही लिखा था तो उसको मैंने एटमोस्ट कर लिया, एटमोस्ट 1। तो एटलीस्ट 1 वाला डील कर रहे हैं, अभी सेकंड वाला क्वेश्चन डील कर रहे हैं, एटलीस्ट वन बल्ब विल बी फ्यूज आफ्टर 150 डेज। तो एटलीस्ट 1 कैसे लिखेंगे, PR ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो PR ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के अंदर P1 आ सकता है, यानी कि कम से कम एक या एक से ज्यादा। एक आएगा, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब P1 आ सकता है, P2 आ सकता है, P3 आ सकता है, P4 आ सकता है और P5, पांचों बल्ब भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस तरीके से हम लिख पाएंगे एटलीस्ट 1, कम से कम एक का मतलब क्या है, एक तो होगा ही, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। एक से ज्यादा भी होंगे तो वो भी इसमें कंसीडर होगा। एक से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। एक से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 3, 4, 5, मैक्सिमम तो 5 ही हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ बल्ब्स तो हमारे पास 5 ही है ना, 5 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू बन सकती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस P0 भी तो लिख सकते हैं बेटा। सारी वैल्यू P0 से लेके P5 तक क्या बनेगा, 6 बनेगा, 1 बनेगा। P0 से P5 तक क्या बनेगा, 1 बनेगा और 1 में से P0 लेस कर दो। यानी ये सारी वैल्यू ना निकाल के हम एक ही वैल्यू से काम चला ले, 1 माइनस P0। 1 माइनस P0 क्या था, 1 माइनस P0। P0 अभी तो कैलकुलेट किया था हमने, 19/20 पावर 5, 19/20 पावर 5। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, 1 माइनस 19/20 पावर 5, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, 0.22621, ये वैल्यू बनेगी। अब तीसरे वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरे वाला क्वेश्चन क्या है, तीसरे वाला क्वेश्चन को भी ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। तीसरे वाला क्वेश्चन क्या है, एट मोर देन 1 बल्ब्स। थर्ड वाला केस ले लीजिए। थर्ड वाला क्या है, मोर देन 1 बल्ब विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज। ठीक है, मोर देन 1 बल्ब विल फ्यूज आफ्टर 150, मोर देन एक से ज्यादा, यानी कि मोर देन 1 बल्ब का मतलब होगा एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा को हम कैसे लिख सकते हैं, R ग्रेटर देन 1, यानी कि R की वैल्यू जो हो 1 से एक से ज्यादा होनी चाहिए। यानी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसमें 2 आ सकता है, 3 आ सकता है,
4 आ सकता है, और मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, 5 बल्ब फ्यूज हो सकते हैं आफ्टर 150 डेज। तो ध्यान दीजिए कि हमारे पास 5 बल्ब का सैंपल है, उसने कहा है कि मोर देन 1, एक से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 2 3 4 5। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इतना बड़ा कैलकुलेट ना करके हम ऐसा लिख देंगे P0 प्लस P1। ठीक है, P0 तो हम ऑलरेडी कैलकुलेटेड है हमारे पास, P0 का मतलब क्या हो जाएगा, P0 और P1 का मतलब क्या हो जाएगा, P0 का मतलब हो जाएगा आपका 19/20 पावर 5, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अगर आप P0 की बात करेंगे तो इधर देख सकते हैं P0 इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड 19/20 पावर 5। ठीक है, और माइनस P1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5C1 1/20 पावर 1 और 19/20 पावर 5 माइनस 1। दोबारा ध्यान से देखिए, जैसे P1 हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 5C1 1/20 पावर 1 और 19/20 पावर 5 माइनस 1। इसको हम सोल्व कर देंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 19/20 पावर 5, 5C1 बनता है 5 और ये बनता है 1/20 इंटू 19/20 पावर 4। ठीक है, तो इसको अगर पूरी तरह से सोल्व करें तो पूरी वैल्यू बनती है 0.02259। तो मोर देन 1 के लिए ये कुछ बनता है। केस नंबर 4 ले लीजिए। फोर्थ वाला केस क्या है, एटमोस्ट 1, एटलीस्ट 1 तो हमने कर लिया था, तो इसको दोनों सेम ही क्वेश्चन लिख दिए गए थे, तो एटमोस्ट 1 कर लेते हैं। तो एटमोस्ट 1 की बात कर लेते हैं। तो एटमोस्ट 1 क्या होगा, एटमोस्ट 1 बल्ब will fuse after 150 days। एटमोस्ट 1 का मतलब क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एक, यानी एक या एक से कम, इस तरीके की बात हो रही है। तो बेटा ध्यान रखना पड़ेगा, PR लेस देन इक्वल टू 1 की बात हो रही है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक या उससे कम। तो ज्यादा से ज्यादा एक का मतलब इसमें P0 आ गया और 1 आ गया, यानी कि या तो एक होगा या एक से कम होगा। तो P0 तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 19/20 पावर 5, और ये भी हमने जस्ट कैलकुलेट किया था, वो क्या था 5 इंटू 1/20 और 19/20 पावर 4। ठीक है, तो ये बनेगा 6/5 19/20 पावर 4, ये वैल्यू कुछ बन के आएगी। दोबारा से समझ लीजिए इसको, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ वैल्यू बनेगी 6/5 19/20 पावर 4। P0 क्या था, P0 ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेटेड था 19/20 पावर 5, और P1 हमने इधर कैलकुलेट किया था, वो क्या था 5 इंटू 1/20 19/20 पावर 4। तो वो वैल्यू दोनों इधर रख के सोल्व कर दिया, तो ये वैल्यू कुछ बन के आती है। इसको आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। देखिए सेम टाइप से एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ 800 फैमिलीज विद 4 चिल्ड्रन ईच, यानी कि एक फैमिली में 4 बच्चे हैं, और ऐसी कितनी फैमिली है 800। हाउ मैनी फैमिलीज वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव, कितनी फैमिली ये एक्सपेक्ट करती है कि 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स होना चाहिए, फर्स्ट केस। सेकंड, एटलीस्ट 1 बॉय होना चाहिए, नन ऑफ द गर्ल्स होनी चाहिए, और एटमोस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 गर्ल्स होनी चाहिए। ठीक है, इसमें साथ में दिया हुआ है एज्यूम द इक्वल प्रोबेबिलिटी टू हैविंग बॉयज एंड गर्ल्स, वो भी ऑलरेडी क्वेश्चन का ही पार्ट है, वो इधर देख लीजिए मैंने लिखा हुआ है क्या दिया हुआ है। और दिया हुआ है एज्यूम द इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर हैविंग बॉयज एंड गर्ल, यानी कि कोई लड़का होने की प्रोबेबिलिटी और कोई लड़की होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल आपको रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं। मान लीजिए P प्रोबेबिलिटी यानी हैविंग ए बॉय, तो ऑब्वियसली अगर लड़का होने की प्रोबेबिलिटी भी बराबर रखनी है तो 1/2, क्योंकि 2 ऑप्शन है, लड़का हो सकता है लड़की हो सकती है, बट हमें बॉयज की बात कर रहे हैं, तो बॉय की बात कर रहे हैं तो क्या होगा 1/2। सिमिलरली Q मान लेते हैं हैविंग ए गर्ल, हैविंग ए गर्ल, तो वो भी क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स 2 फेवरेबल केस हैं और उसमें 2 टोटल केस हैं, और फेवरेबल केस क्या है इस बार गर्ल है, तो 1/2 करके लिखेंगे। दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें सेम माननी है। एज्यूम इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर हैविंग बॉयज एंड गर्ल्स, तो जैसे हेड टेल की प्रोबेबिलिटी हम निकालते थे 1/2 1/2, सिमिलरली
दो केसेस हैं और एक फेवरेबल है, तो 1/2 एंड 1/2 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर n की बात की जाए तो एक फैमिली में कितने बच्चे होंगे, 4, और टोटल ऐसी फैमिली कितनी है, 800। तो आपको वो नोट याद होगा जिसमें हम 8 फैमिली से भी मल्टीप्लाई या n से भी मल्टीप्लाई करके लिखते थे। तो देन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाई, तो इस केस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखा जाएगा, वैसे नॉर्मली हम PR से लिखते थे, पर इस बार लिखेंगे हम NPR से। n का मतलब क्या होगा, 800 इंटू PR, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 800 PR यानी 4CR 1/2 पावर R, और Q का मतलब 1/2 पावर 4 - R। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है, ठीक है। तो आप केस नंबर 1 ले लेते हैं, केस 1 की बात करते हैं। केस फर्स्ट जैसे हम डील कर रहे हैं, केस फर्स्ट क्या है, हैविंग 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, यानी कि 2 बॉयज और 2 गर्ल्स, हैविंग 2 बॉयज, वो नंबर ऑफ फैमिली हमें बतानी है जिनके पास 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स होंगे, ठीक है। तो 2 गर्ल्स, तो उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, R = 2, यानी 2 बॉयज को हम सक्सेस मान रहे हैं, क्योंकि हमने सक्सेस किसको लिया है, बॉयज को, फेलियर किसको लिया है, गर्ल्स को। या आप ऐसा भी कर सकते थे, सक्सेस गर्ल्स को मान सकते थे, फेलियर बॉयज को, तो फिर भी R = 2 ही बनता, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे बच्चे, तो देयरफॉर नंबर ऑफ फैमिली कैसे दी जाएंगी, = 800 4C2 1/2 पावर 2 एंड 1/2 पावर 4 - 2, इस तरीके से हम लिख पाएंगे। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 800 4C2 बनेगा 6 और 1/2 पावर 2 और 1/2 पावर 2, तो ये कुछ वैल्यू बनेगी 800 इंटू 6/16। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 300 फैमिलीज। तो 300 फैमिलीज ऐसी होंगी जिनके पास 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स होंगे, ठीक है। केस नंबर 2 ले लेते हैं। केस नंबर 2 की बात करें, केस नंबर 2 की बात करें तो केस नंबर 2 क्या है हमारे पास, एटलीस्ट 1 बॉय। जैसे केस नंबर 2 क्या है, एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक लड़का होना चाहिए, ठीक है। केस नंबर 2, having at least 1 boy, एटलीस्ट 1 बॉयज। तो एटलीस्ट 1 बॉयज के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज, तो नंबर ऑफ फैमिली = NPR > 1, इस तरीके से। एटलीस्ट n तो क्या है, टोटल फैमिलीज हैं जैसे 800, और PR > 1 क्यों लिखा है, क्योंकि कम से कम एक लड़का होना चाहिए, यानी PR > 1, या तो 1 हो, कम से कम एक हो। एक के आगे कितने हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, चारों भी लड़के हो सकते हैं, क्योंकि एक फैमिली में कितने चिल्ड्रन है, 4 बच्चे हैं। एक फैमिली के अंदर कितने बच्चे दिए हुए हैं, 4। तो ध्यान रखना पड़ेगा, उसने कहा है कि कम से कम एक बॉयज होना चाहिए, तो एक बॉयज होने का केस भी यहाँ पर फेवरेबल है। जो 2 बॉयज होंगे वो भी फेवरेबल है, जो 3 होंगे वो भी फेवरेबल है, और जो 4 होंगे वो भी फेवरेबल है, क्योंकि कम से कम एक की बात की है। उससे ज्यादा कितने भी हों, यानी कि मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं, क्योंकि 4 बच्चों की फैमिली दी हुई है। तो n इंटू PR > 1। मैंने n क्यों लिखा है, क्योंकि n का मतलब ऐसी कितनी फैमिली है, 800 फैमिलीज हैं। तो R > 1, उनमें कितनी फैमिलीज के पास कम से कम एक लड़का होगा। तो इसके को आप कैसे लिख सकते हैं, आगे देखिए, इसको आगे भी सोल्व कर लेते हैं, आगे सोल्व करेंगे, इसी को यहीं से आगे बढ़ा देते हैं। देखिए इसको यहीं पर आगे एक्सटेंड करते हैं। जैसे उसको क्या बनेगा, नंबर ऑफ फैमिलीज
इज इक्वल टू n, n का मतलब 800, r ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो P1 इसके अंदर आ जाएगा, P2 भी इसमें आ जाएगा, P3 भी आ जाएगा और P4 भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 4 हो सकते हैं और कम से कम 1 हो सकता है। तो 800, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 1 माइनस P0 लिख दीजिए तो ज़्यादा आसान रहेगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और करके मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस P0, तो 800 1 माइनस P0 कैसे निकालेंगे आप, P0 यहीं पर आप फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या था, 4C0 1/2 पावर 0 1/2 पावर 4 माइनस 0। तो 800 तो हम ऑलरेडी कॉमन ले रखा है बाहर, तो उसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो क्या बनेगा 4C0 1/2 पावर 0 और 1/2 पावर 4 माइनस 0। इस तरीके से आप वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो 800 इंटू ये वैल्यू बनेगी 15/16, इस तरीके की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से जो वैल्यू बन के आएगी वो कितनी आएगी, 750 फैमिलीज, 750 फैमिली ऐसी होंगी जिनके पास कम से कम एक बॉयज होगा। ठीक है, अब तीसरे वाला केस क्या था, केस नंबर 3, केस नंबर 3 था देयर इज नो गर्ल्स। अगर आप देखें तो केस नंबर 3 क्या था, नन ऑफ द गर्ल्स, यानी कि नो गर्ल्स वाला केस था, जिसके पास एक भी लड़की ना हो। इसका मतलब क्या होगा, चारों बॉयज होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, नो गर्ल्स। इसका मतलब क्या है कि जिसके पास एक भी लड़की नहीं होगी और 4 बच्चे हैं, तो चारों क्या होंगे, लड़के होंगे। इट मीन्स नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 4 बॉयज। हैविंग 4 बॉयज। नो गर्ल्स का मतलब क्या है कि चारों क्या होंगे, लड़के होंगे। जब 4 बच्चे हैं एक फैमिली में और एक भी गर्ल्स नहीं है, तो क्या है, चारों लड़के होंगे। चारों लड़के होंगे तो इसका मतलब R इज इक्वल टू 4 की बात हो रही है। तो P4 कैसे निकलेंगे, P4 आप कैसे लिखेंगे, P4 इज 800 फैमिलीज हैं और 4C4 1/2 पावर 4 एंड 1/2 पावर 4 माइनस 4, इस तरीके से लिख पाएंगे आप। तो 800 4C4 क्या होगा, 1 होगा, 1/2 पावर 4 क्या होगा, 1/16 होगा, और ये 1 होगा क्योंकि पावर 0 बनेगा। तो 800/16 आप लिख पाएंगे। 800/16 वैल्यू क्या बनती है, 50 फैमिलीज ऐसी होंगी। फैमिलीज ऐसी होंगी जिनके पास चारों क्या होंगे, लड़के होंगे। ठीक है, केस नंबर 4 ले लेते हैं। केस नंबर 4 पे आप देखिए, उसके अंदर क्या दिया हुआ है। केस नंबर 4 में एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। एटमोस्ट 2 गर्ल्स, यानी ज्यादा से ज्यादा कितनी, एटमोस्ट 2 गर्ल्स, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 लड़कियां होनी चाहिए। एटमोस्ट 2 गर्ल्स की बात हो रही है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एटमोस्ट 2 गर्ल्स। एटमोस्ट 2 गर्ल्स का मतलब है, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि एटलीस्ट 2 बॉयज। आप ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं कि कम से कम 2 लड़के, ज्यादा से ज्यादा 2 गर्ल। अगर ज्यादा से ज्यादा 2 लड़की होंगी तो कम से कम उसके पास कितने लड़के होंगे, 2 बॉयज होंगे, तो एटलीस्ट 2 बॉयज। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। एटलीस्ट 2 बॉयज को हम कैसे लिखते हैं, PR लेस देन इक्वल टू 2, कम से कम, यानी R लेस देन इक्वल टू 2। तो R लेस देन नहीं, R ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इस तरीके से लिखेंगे। R ग्रेटर देन इक्वल टू 2, PR ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एटलीस्ट 2 बॉयज। 2 बॉयज का मतलब क्या है, 2 या 2 से ज्यादा। 2 या 2 से ज्यादा के लिए हम कैसे लिखेंगे, 800 फैमिलीज हैं, तो P2 P3 या P4 ये इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 800 इक्वल टू 1 माइनस P0 माइनस P1। ठीक है, या ऐसे करके लिख लीजिए प्लस। ठीक है, ये वैल्यू बनती है। तो 800, ठीक है, 800 और ये क्या होगा, 1 माइनस 1/10 और ये होगा 4/10।
अगर हम P0 और P1 निकालेंगे तो P0 और P1 हम निकालेंगे तो वो वैल्यू बनेगी 1/10 एंड 4/10। वो आप फॉर्मूले से निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या होगा, 4C0 1/2 पावर 0 1/2 पावर 4 माइनस 0, 4C1 1/2 पावर 1 1/2 पावर 4 माइनस 1। इस तरीके से सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 550 फैमिलीज। ठीक है, 550 फैमिलीज, यानी कि 550 फैमिली ऐसी होंगी जिनके पास एटमोस्ट 2 गर्ल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गर्ल्स होंगी या एटलीस्ट 2 बॉयज होंगे। ठीक है, इस तरीके से। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, थोड़ा एक बार देख लीजिए। ए डाई इज थ्रोन 5 टाइम्स, इफ गेटिंग एन ओड नंबर इज सक्सेस। 5 टाइम्स हमने डाई को थ्रो किया है और हम क्या मान रहे हैं कि जो ओड नंबर आता है उसको हम सक्सेस मानते हैं। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 सक्सेस आउट ऑफ 5, यानी 5 में से 4 सक्सेस हमें मिलनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, n इक्वल टू दिया हुआ है 5। ठीक है, सॉल्यूशन ये आपको करना है, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। n इक्वल टू 5 ट्रायल्स हम कर रहे हैं, p सक्सेस हमें निकालनी है। सक्सेस क्या है, ओड नंबर। ओड नंबर कितने आएंगे, 3 बार ही आ सकते हैं और टोटल केस कितने हो सकते हैं, 6। तो 3/6 करके हम लिखेंगे, दैट इज 1/2। तो फेलियर की केस क्या होगा, 1 माइनस पी करके लिखेंगे, तो 1 माइनस 1/2 दैट इज ऑल्सो 1/2। ठीक है, और आपको p r ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बनाना है, एटलीस्ट 4, कम से कम 4 या 4 से ज्यादा। तो 4 और 4 से ज्यादा कौन कौन से केस हो सकते हैं, P4 हो सकता है और P5 हो सकता है। तो वो आप दोनों निकाल के मुझे सेंड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।